शरीफ दरबार की फखरिया पेशकश, शरीफों की जबान, झूठों की दास्तान, इनके झूठों की कहानी, इन्हीं शरीफों की जबानी। शरीफ दरबार के इतने झूठ हैं कि वक्त खत्म हो जाएगा मगर इनके झूठ खत्म नहीं होंगे। इस वीडियो में हम आपको इनके चंद झूठों से आगाह करेंगे, बल्कि हम नहीं, शरीफ खुद ही अपने झूठों को बेनकाब करेंगे। सन 1999 में जनरल मुशर्रफ के मार्शल लॉ आने के बाद नवाज शरीफ ने हुकूमत पाकिस्तान और सऊदी किंग अब्दुल्ला से सन 2000 में एक डील की और एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ को पाकिस्तानी सियासत से 10 साल तक दूर रहना था। मगर नवाज शरीफ झूठ बोलते रहे और हमेशा इस डील को मानने से इनकार किया। उसी दिन मैंने लिखा था जिस दिन मुशर्रफ आए थे, और उस वक्त तो बड़ा खौफ का आलम था पूरे मुल्क में, लेकिन मैंने कहा कि मुझे मारना है मार दो, मुझे जो करना है कर दो, लेकिन मैं इस कागज पे दस्तखत नहीं करूंगा। मेरा जमीर इस बात पे इजाजत नहीं देता, मेरी हुब्बुल वतनी इस बात की इजाजत नहीं देती, मेरी पाकिस्तान से मोहब्बत इस बात की इजाजत नहीं देती। मैं कैसे आपको कहूं कि हाँ जनाब मैं ये दस्तखत करता हूं क्योंकि आप आ गए हैं और मैं मुल्क के आइन को तोड़ने में मैं भी पार्टी बन जाऊं। मैं पाकिस्तान के अवाम को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं सियासत छोड़ सकता हूं लेकिन कभी कौम को धोखा नहीं दूंगा। मगर सितंबर 2007 में सऊदी अरब के इंटेलिजेंस के चीफ और लबनान के साद अल हरीरी इस मुआहदे को मंजर आम पर ले आए, जिस पर बादशाह सलामत नवाज शरीफ साहब के दस्तखत मौजूद थे। We have an agreement signed and we are hopeful that the signee will adhere to that agreement and stick to it. It was an agreement made with the custodian of the two holy mosques. I think an agreement with the custodian of the two holy mosques should be honored. मैंने कहा कि मुझे मारना है मार दो, मुझे जो करना है कर दो, लेकिन मैं इस कागज पे दस्तखत नहीं करूंगा। खाना काबा और मस्जिद नबवी के कस्टोडियंस के सामने भी वादा करके मुकर गए। मैं पाकिस्तान के अवाम को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं सियासत छोड़ सकता हूं लेकिन कभी कौम को धोखा नहीं दूंगा। जमीर इस बात पे इजाजत नहीं देता, मेरी हुब्बुल वतनी इस बात की इजाजत नहीं देती। तहरीक इंसाफ के 2014 के धरने के दरमियान बादशाह सलामत ने कौमी असेंबली में एक और बड़ा झूठ बोला, जबकि इमरान खान सच्चे साबित हुए। मुलाहिजा कीजिए। जनरल रहीम जानते हैं कि उनकी ऑफिस से हमें पैगाम आया कि गवर्नमेंट कह रही है कि वो बीच में पड़े, कि किसी किस्म का सालसी का किरदार ना फौज ने मांगा है ना हमने कोई दरखास्त की है। ये पता नहीं कहां कैसे छप गया, क्यों छप गया। और आप जानते हैं जो ये बाहर मजमा लगा के बैठे हुए हैं वो रोज कितने सच बोलते हैं और कितने झूठ बोलते हैं। अगर उनकी जुबान से ये कहा गया है तो फिर आप जान ले कि इसके अंदर जो है वो कितनी सच्चाई है और कितना झूठ का सालसी का किरदार ना फौज ने मांगा है ना हमने कोई दरखास्त की है। ना हमने दरखास्त की है, जबकि DGISPR ने इस बात को वाजे किया कि खुद हुकूमत ने आर्मी चीफ को मसालियत के लिए कहा था, और यूं इनका ये झूठ भी बेनकाब हो गया। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मशहूर जमाना असगर खान केस को ले लीजिए, जिसमें नवाज शरीफ पर ISI से पैसे लेने का इल्जाम था। नवाज शरीफ ने झूठ बोला कि उन्होंने कभी ISI से पैसे नहीं लिए, मगर इसी केस में जनरल असद दुरानी साबिक ISI चीफ ने एफिडेविट में बता दिया कि 1990 में नवाज शरीफ ने 35 लाख रुपए ISI से लिए। 2008 के इंतखाबात से पहले बनने वाला इत्तेहाद APDM, जिसने असूली बुनियादों पर इलेक्शन के बाइकॉट का फैसला किया था, वहां भी नवाज शरीफ ने झूठ बोले और कौम को धोखा दिया। कैसे? मुलाहिजा कीजिए। भरपूर बॉयकॉट जो है शायद सारे मसाइल का ये हल है। इन इलेक्शंस को इन प्रिंसिपल बॉयकॉट करने का फैसला जो उस पे कायम है मगर झूठ पर कायम है, क्योंकि APDM के सरबराह होने के बावजूद मियां साहब ने 3 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन का बाइकॉट किया, मगर असूलों के दावेदार शरीफों के दरबार ने APDM की तमाम पार्टियों को बाइकॉट करा के खुद इलेक्शन सिलेक्शन खेलने चले गए। जा रहे हैं, उसके बाद देखेंगे सीट डिवीजन के मौके पे जो बात होगी उसको देख लेंगे।
फौजी जर्नैल और मार्शल लॉ की गोद में परवान चढ़ने वाले शरीफ के मजीद झूठ इस वीडियो में देखें और खुद ही फैसला करें। मुझे बताएं कि फौजी जर्नैल जो शब खून मारते हैं, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, ये कौन है? ज़ियाउल हक ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। जनरल ज़ियाउल हक शहीद सुरखरू होके रहेगा। ये बदनसीबी है हमारे मुल्क की कि आज तक फौज के जर्नैलों ने, ये जो खास तौर पे वो टोला जिसने मार्शल लॉ लगाया है, उन्होंने आज तक एहतराम सीखा नहीं है इनका। Nawaz Sharif owes his fast rise in politics to his close relationship with General Zia. I have a great admiration for the late president. He set very good precedents in the politics of this country. एहतराम सीखा नहीं है इनका। And I like to pursue those policies. जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, उसको फांसी के तख्ते पे लटकाया। पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। कि मुल्क तोड़ने वाले फौजी जर्नैल, उनकी लाशों को पाकिस्तान के झंडों में लपेट कर उनको दफनाया गया। वो शख्स था भुट्टो जिसने पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया अपने इख्तियार पर। कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? तो ये बताऊं कि अगर वहां पे मुजीबुर रहमान साहब का मैंडेट तस्लीम कर लेती सब फौजी लीडरशिप, तो क्या पाकिस्तान टूटता? पाकिस्तान तोड़ने वाले कौन है? और फिर कितनी पाकिस्तान को बदनामी हुई जब वहां पे मशरकी आप पहले भुट्टो साहब के ऊपर डालते थे, आप फौज पे डाल रहे हैं। लेकिन जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए। भुट्टो जिसने पाकिस्तान को कुर्बान कर दिया अपने इख्तियार पर। अदालतों और जमहूरियत का एहतराम करने वाले झूठे दावेदार शरीफों ने सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट हाउस पर हमला कर दिया। सरदारी साहब और गिलानी साहब आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। ये अंदर जा रहे हैं, वहां पर जजेस के चेंबर पर दावा बोल दिया है, तोड़ फोड़ की, मारपीट की। सारे मनाजर सुप्रीम कोर्ट के कैमरों में रिकॉर्ड किए गए। लोगों की शक्लें भी नजर आ रही हैं और इनमें इनके लीडर्स भी शामिल हैं। ये हैं अदालतों का एहतराम करने वाले। सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुसकर इन्होंने ये सब कुछ किया। मुकमुका की सियासत के चैंपियन कहते थे कि जरदारी को क्या करेंगे, मगर हुआ क्या, जरा ये तो देखिए। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़ करना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे नार घसीटा तो मेरा नाम जवान चली गई, नार घसीटा तो मेरा नाम जवान चली गई। जरदारी साहब के जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो केसेस थे, वो जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स है, वो कहाँ है? खुद सीट खाली कर दो, पैसे हमारे हवाले कर दो, वगरना तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौम की उधारी करेंगे। मगर जब मुश्किल आन पड़ी और कप्तान के धरने ने स्टेटस को ललकारा, तो नवाज ने जरदारी ही को पुकारा। जरदारी दुबई से वतन आ पहुंचे तो मियां साहब उनके ड्राइवर भी बनने को तैयार हो गए। हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। मार्च 2009 में नवाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च के वक्त पुलिस से क्या कहा? सारी पाबंदियां हटा दो, ये पाकिस्तानी गैंगस्टर को गिरफ्तार नहीं कर सकते, यहाँ से सब पाबंदियां हटाओ क्योंकि ये गैर कानूनी पाबंदियां हैं। आओ मिलकर मंजिल की जानिब रवा दवा हो जाए। इंतजामिया, पुलिस के अफसर, ये गैर आईनी, गैर कानूनी अहकामात हैं, इनको मानने से इनकार कर दो। जबकि तहरीक इंसाफ के पुरअमन एहतजाज को कैसे निशाना बनाया, मुलाहिजा कीजिए। यहाँ पर साहब की जिम्मेदारियाँ
انجام دے رہے ہیں. ہم لوگوں کا بھی یہاں پر جینا محال ہو گیا ہے. بڑی تعداد میں لوگ ہاسپٹل جا رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ وہ یہیں پر پھنس چکے ہیں. کچھ ایمبولینس کے اندر شیل لگنے سے کئی کارکن زخمی ہو گئے. اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کو اس وقت ویزا نہیں مل رہا ہے کہ وہ پنجاب میں داخل ہو. جہاں پر خیبر پختونخوا کا بارڈر میدان جنگ بنا رہا، پولیس کی بدترین شیلنگ سے کئی کارکن زخمی ہو گئے. پرویز خٹک کی سربراہی میں کھلاڑیوں کا قافلہ جیسے ہی ثوابی انٹرچینج کی طرف بڑھا، پنجاب پولیس نے ایکشن شروع کر دیا. آئیے اب پیناما چلتے ہیں. سن 2016 میں پیناما ثبوت سامنے آنے سے پہلے شریف خاندان کی شہزادی مریم نواز نے سن 2011 میں ایک انٹرویو دیا اور کسی بھی قسم کی پراپرٹی کی ملکیت سے انکار کیا. مہارت یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں کئی جھوٹ بول ڈالے. پہلا یہ کہ میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میرے نام پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے، یہ تو انگلینڈ کی بات ہے. جبکہ ان کے والد محترم کے 2011 کے اثاثوں میں مریم کے نام مالیت 24 کروڑ کی زمین درج ہے. دوسرا جھوٹ، عدالت میں بتایا گیا کہ مریم نواز اپنے والد محترم نواز شریف کی ڈیپینڈنٹ نہیں، مگر قصہ کچھ اور ہی ہے. ذرا سنیے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں، میں تو خود اپنے والد کے گھر میں یہاں رائیڈن میں رہتی ہوں. اور نواز شریف 2011 کے اثاثوں میں مریم کو اپنی ڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر چکے. تیسرا جھوٹ، لوگوں کی بیٹیوں کے، ان کے بچوں کے، ان کے وائف کے نام دیکھے گئے ان پر. اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں؟ انکار کرتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، کیونکہ ان کو کیا پتا تھا کہ پیناما آ جائے گا، سب کھل جائے گا. پیناما موسم کی آمد پر جب انہیں پتا چلا کہ اب یہ پکڑے گئے ہیں تو فوراً ان کے بھائی نے حالات کے پیش نظر لندن فلیٹس کی ملکیت کو قبول کر لیا. لندن میں پراپرٹی ہے آپ؟ جی لندن میں پراپرٹی ہے جی. الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. ان کو آف شور کمپنیز نیسکال لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. ساری کہانی کا ٹوسٹ یہ ہے کہ پیناما ثبوت آنے کے بعد جب بادشاہ سلامت نواز شریف نے قومی اسمبلی میں وضاحت دینے کی کوشش کی تو ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ صرف یہاں تک کہ جھوٹ سے گزارا نہیں ہوگا بلکہ عمران خان ان کو عدالت کے کٹہرے میں لے آئیں گے. کیونکہ ان کے اپنے درباری ان کو تسلیاں دیتے رہے، میاں صاحب تسی لگے رہے ہو، کرپشن کر دے رہے ہو، سارے بھول جان گے. درباریوں کے خواجہ اسمبلی میں بولے، یہ حوصلہ رکھیں، یہ چند دنوں ہفتوں کی بات ہے، یہ پاناما لیگ بھی قصہ پرینہ بن جاتی ہے. یہ عوامی ایشو نہیں ہے. کیا پاناما لیگ، کیا ایشوز ہیں یہ جناب، یہ کوئی ایشو نہیں ہے. پیپل ہیو مووڈ آن. اور 2-4 ہفتوں میں جس طرح پرانے جو ان کے سکیمز یا سکینڈل سو کالڈ جو ہے بنانے کی انہوں نے کوشش کی، وہ بھی چلا جائے گا. اور شریف خاندان پاکستانی بچوں کو بھی گمراہ کرتا رہا کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں. بچوں پاکستان بھی ضروری ہے، کرپشن ہوتی ہے، پیسے کھائے جاتے ہیں. یہ ریت پڑھنے دیں، اس ریت کو مضبوط ہونے دیں، یہی پاکستان کا مقدر تابناک کرے گا. لیکن ان کا مقابلہ تھا پاکستان کے کپتان، پاکستان کے خان، مرد بحران عمران خان سے. کہتا یہ لوگ بھول جائیں گے اور خواجہ آصف نہ یہ لوگ بھولنے لگے ہیں اور نہ عمران خان ان کو بھولنے دے گا. نادان بادشاہ سلامت کو کیا معلوم تھا کہ ایک دن عدلیہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. اسی لیے وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں یہ فرمان جاری کر کے جان چھڑانے کی کوشش کی کہ لندن کے فلیٹس 2005 میں جدہ کی فیکٹری بیچ کر لیے. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005 میں تقریباً 64 ملین ریال یعنی 17 ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی. حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے. جان کہاں چھٹنی تھی کیونکہ خان تو انہیں عدالت گھسیٹ لائے. جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تو پھر قطری خط آ گیا.
अदालत में शरीफ खानदान ने कतरी खत दे दिया और एक नई नवेली लतीफों से भरपूर कहानी बता दी। ये ना फंसते तो ना ही ये कतरी खत कभी आता। कतरी खत से पहले मियां साहब ने फ्लाइट की अनाउंसमेंट की थी जिसकी रवानगी रायवंड से दुबई और फिर जद्दा से होते हुए लंदन पहुंचनी थी, मगर जहाज में कतरी तेल डलने के बाद ये फ्लाइट रायवंड से दुबई और फिर कतर से होते हुए लंदन पहुंची। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद चिट्ठी आई है। इससे पहले सन 2000 में बेगम कलसूम नवाज ने अखबार गार्डियन, जो कि दुनिया के बेहतरीन अखबारों में से एक है, उसके नुमाइंदा रोरी मकार्थी, जो कि दुनिया सहाफत का एक नामवर और क्रेडिबल सहाफी है, इसको इंटरव्यू देते हुए लंदन फ्लैट्स की मलकियत को तस्लीम किया। जी हाँ, साल था सन 2000। 1999 में बीबीसी की फिल्म में शरीफ खानदान के इन फ्लैट्स को बेनकाब किया गया, जिसे आज तक शरीफ दरबार ने चैलेंज नहीं किया। Published a photograph of Prime Minister Nawaz Sharif outside the apartments. He was being greeted by his son Hussein. शरीफ दरबार के अपने ही वजीर ये बताते रहे कि ये फ्लैट्स 90s में लिए गए। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे, 20 साल हो गए तकरीबन। वो तकरीबन महल हसन ने इस वक्त 90 की मिडिल में वहाँ पे गया था, 15-16 साल चला था। ये जिस प्रॉपर्टी की, जिस चीज की ये बात कर रहे हैं, मैं 1996 में मियां साहब के उन जो 2 फ्लैट्स हैं उनमें मैं गया। सबसे बढ़कर इनका ये झूठ, ये दावा ऐसे बेनकाब होता है कि 1999 में अल-तौफीक कंपनी के केस में शरीफ खानदान ने लंदन हाई कोर्ट में इन फ्लैट्स को गिरवी रखवाया था। ये कैसे हो सकता है कि फ्लैट्स किसी और के हों और इन्हें शरीफ गिरवी रखवा दे? फ्लैट झूठ। थक तो नहीं गए आप, क्योंकि वो अभी झूठ बोल बोल कर नहीं थके। नवाज शरीफ के छोटे साहबजादे शहजादे हसन नवाज ने 1999 में बीबीसी को इंटरव्यू दिया, जबकि उनकी उम्र 23 साल थी, और बताया, Do you know who owns the flat? Well, it's on a rent. I'm renting on a rent basis, which comes from every quarter from Pakistan. Money comes from Pakistan. Do you know who it's rented from? I'm just like any other student living with his parents. 23 साल में हसन नवाज स्टूडेंट थे और उनके मुताबिक फ्लैट्स का किराया पाकिस्तान से आता था, जबकि इनके वालिद मोहतरम ने कौमी असेंबली में फरमाया, कोई लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया। Money comes from Pakistan. Comes from every quarter from Pakistan. 23 साल की उम्र में ये स्टूडेंट थे, मगर पैनामा केस चला और इस सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब जमा कराया कि 18 साल की उम्र में ये बिजनेसमैन थे। मियां साहब को अब इतना हल्का भी ना लीजिएगा। आखिर में आपको हैरानगी होगी ये सुनकर कि मियां साहब ने एक बार एक सच भी बोला था। आइए सुनते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि करप्शन या नाजायज जराए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं। ये वाहिद सच सुनाने के बाद हम आपको खुशखबरी देते चलें, इन झूठों की अगली किस्त बहुत जल्द हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हुई है। जितना ये बोलेंगे उतने झूठ सामने आएंगे, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। तो झूठों की दास्तान शरीफों की जुबान की अगली किस्त के साथ हम हाजिर होंगे बहुत जल्द।